फाइनली एनटीए ने सारा कंफ्यूजन दूर करते हुए अपनी वेबसाइट पर न्यू अपडेट सिलेबस अपलोड किया है। अभी तक एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था बच्चों में कि ओल्ड टेक्स्ट बुक रेफर करना है एनसीईआरटी का, क्या ये नई बुक आई है एनसीईआरटी के रिड्यूस सिलेबस के साथ उसको रेफर करना है नीट के एग्जाम के लिए। तो एनटीए ने बिल्कुल साफ तौर पर अपना सिलेबस अपडेट किया है और ये सारा कंफ्यूजन दूर किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में। मेरा नाम है अफसार सिद्दीकी और मैं एक फिजिक्स मेंटर हूं। देखिए, अगर हम बात करें रिड्यूस सिलेबस के बारे में तो देखिए मेजर चेंज यूनिट में नहीं किए गए हैं। यूनिट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया। चैप्टर के अंदर का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस किया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें से ये जो बेसिक फिजिक्स का स्कोप और एक्साइटमेंट है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इस पार्ट को रिड्यूस किया है। यहां से पहले भी नीट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता था, तो इस साल इसको बिल्कुल हटा दिया है। इस चैप्टर में, इस यूनिट में एरर, फंडामेंटल डिराइव यूनिट्स, डायमेंशन निकालना, डायमेंशन का एनालिसिस करना और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाएंगे जैसे पूछे जाते थे। यह है फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट की बात अगर हम करें, दैट इज काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, तो इसके अंदर एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये रिड्यूस किया गया है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बिना डिफरेंशिएशन के, बिना इंटीग्रेशन के वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ये टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर कभी भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपसे बोला जाए वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इसे डिफरेंशिएट करना होता है dx अपॉन dt। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप फर्दर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो dv बाई dt। तो देखिए बेसिक कैलकुलस की नॉलेज लगती ही है। फिजिक्स में इस यूनिट के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएंगे। तो मेरी समझ से अगर एनटीए ने इसको रिड्यूस किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए, पता होना चाहिए और आप उस चीज से फेमिलियर हो। तो इस पार्ट को रिड्यूस करने से कोई भी बहुत मेजर चेंज नहीं आया इस यूनिट में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की, लॉज ऑफ मोशन की। देखिए लॉज ऑफ मोशन में लुब्रिकेशन वाला जो पार्ट है, इससे ऑलरेडी कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, इसे इन्होंने रिड्यूस किया है, लुब्रिकेशन वाला पार्ट। बाकी पूरी यूनिट जिसके अंदर आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं, डायनेमिक सर्कुलर मोशन है, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड, ये एज इट इज है। तो इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके अंदर नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है, इसको इन्होंने रिड्यूस किया है, इसको इस सिलेबस में नहीं लिखा है। तो नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार वर्क डन निकालने के लिए अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपको पता ही होना चाहिए, ये ऑलरेडी आप पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन के साथ, ये इंटरलिंक्ड टॉपिक है। तो इसके अंदर इसको कैंसिल करने से बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ। मैं कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपको आना चाहिए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कोई मेजर चेंज नहीं है यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 की बात करें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, तो इसके अंदर देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक टॉपिक है जिसमें हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, वो इन्होंने डिलीट किया हुआ है। तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्सीएम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अप टू mn अपॉन टोटल मास। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, आपके सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज इस यूनिट पे नहीं किया गया यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 की बात करें, ग्रेविटेशन, तो यहां से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसको रिड्यूस किया गया है। आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी सारी चीजें केपलर लॉ के बाद आपके अर्थ सैटेलाइट में टाइम पीरियड, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो देखिए इसके अंदर जो डिलीट किया गया है वो है पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी दैट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो इससे पहले भी डिलीट किया गया था। तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, या एक छोटा सा एक फॉर्मूला है इलास्टिक एनर्जी का, आप चाहो तो उसे इंटीग्रेट करके निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, तो अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफन लॉ, ये बहुत बड़ा टॉपिक रिड्यूस किया गया है। इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आते थे और ये पार्ट इस बार रिड्यूस हुआ है, तो आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आल्सो। तो डेरिवेटिव वाला जो लिंक्ड है वो सारे टॉपिक रिड्यूस किए गए। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये रिड्यूस किया गया है, ये रिड्यूस्ड है। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर आप छोड़ सकते हो। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस हमारे सिलेबस में है। साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब आपको कार्नोट साइकिल अच्छे से कर जाना है। कार्नोट साइकिल तो ये आप करके जाओगे। बाकी हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर आप छोड़ सकते हो। रेफ्रिजरेटर में एक छोटा सा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन वाला, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। आगे चलते हैं हम लोग, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस और केटीजी, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं किए गए इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10, ऑसिलेशन एंड वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, और ये टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ है। फ्री फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, इसके अलावा रेजोनेंस, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते थे। डैम्ड ऑसिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते थे प्रीवियस ईयर, रेजोनेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते थे। तो आप इस बार ये रिड्यूस हुआ है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डॉपलर इफेक्ट की, तो यार डॉपलर इफेक्ट मैं चाहूंगा कि आप करके जाओ, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट कहीं ना कहीं आपका लाइट में भी यूज होता है और बेसिकली साउंड वेव का भी में यूज होता है कॉन्सेप्ट। तो आप इसे एक बार देख कर जाएं, बेसिक फॉर्मूले आप देख लिए कि जब भी सोर्स मूव करता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप देख कर जाए। नेक्स्ट, ये है 12th का सिलेबस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया है इसके अंदर, सिर्फ वेन डी ग्राफ जनरेटर हटाया गया है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है 12th की करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर ये रिड्यूस किया गया है। तो कलर कोडिंग ठीक है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत सिंपल है, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स टू मेमोराइज द फॉर्मूला। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर। तो एक छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप चाहो तो उसे देख लो, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड होता है एक, और दूसरा जो आपका मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड, E1 by E2 मेथड, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिलीट किया गया है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ये आपका रिड्यूस किया गया है। तो बेसिकली देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट बेसिक एक्सपेरिमेंट है। तो ये नॉर्मल टीचर पढ़ाता है, मैंने भी पढ़ाया है, सारे टीचर इस चीज को पढ़ाएंगे। तो आप इसको एक बार सिर्फ देख लो, ऑब्वियस सी बात है कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, तो इसमें से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस कम होते हैं। तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, बट अगर आप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे एक बार देख लीजिए, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद देखिए, बहुत बड़ा जो चेंज किया गया है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट में किया गया है। यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट था, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो,
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, ये सारी चीजें इस बार डिलीट की गई है। बट माय डियर फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट बिहेव करता है, अर्थ बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। तो कहीं ना कहीं जहां पर आप मैग्नेट कर रहे हो, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ ही रहे हो। नेक्स्ट यूनिट नंबर ये 4th है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो इसमें एलसी ऑसिलेशन रिड्यूस किया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना, एलसी ऑसिलेशन की, इसको खत्म किया गया है। आपको याद होगा एलसी ऑसिलेशन में आपने करा है एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल, एक्ससी होता है 1/ओमेगा-c, एक्सएल होता है ओमेगा-l, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एलसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एलसी, omega is nothing but 2 pi f, that is nothing but root of LC, f is 1 by 2 pi root of LC। तो ये बेसिक एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इसी को इन्होंने रिड्यूस किया है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 5th यूनिट है, कोई भी मेजर चेंज इस यूनिट से नहीं किया गया है, सारी चीजें एज इट इज ही है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और उसका स्पेक्ट्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे एक्सरेज का वेवलेंथ क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट का ना वेवलेंथ क्या होगा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, बेसिकली ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन, अकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यूजिंग लेंसेज, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस किया गया है। क्लास 10th के सिलेबस में भी आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, तो ये पार्ट पूरा रिड्यूस किया गया है। थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसको हटाया गया, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक है तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, लीव इट। नेक्स्ट इसमें देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको भी रिड्यूस किया गया है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसको हटा दिया गया है सिलेबस से, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एटम एंड न्यूक्लियर, इसके अंदर देखिए बहुत बड़ा चेंज एक छोटा सा किया गया है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिके लॉ, ये सारी चीजें रिड्यूस की गई है। बट प्रॉब्लम इसका ये है कि यार अगर आपने अल्फा बीटा गामा ये छोड़ दिया तो ये मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी आप समझ नहीं पाओगे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डीके हो रहा है तो पेरेंट न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आते हैं, राइट, कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, तो आप इसको एक बार जस्ट गो थ्रू करें। नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इसके अंदर देखिए जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये वाला जो पार्ट है, एम्पलीफायर वाला जो पार्ट है, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारे गेट्स हटा दिए गए हैं, तो ये इंडिविजुअल पार्ट है, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ये किसी भी तरह से किसी दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्टेड नहीं है। इससे पहले भी कम्युनिकेशन वाला ना पहले भी था, ना इस बार भी कम्युनिकेशन वाला जो यूनिट है उसको पूरा डिलीट किया गया। तो यहां पर देखिए बेसिक हमें एक आइडिया मिल गया कि क्या क्या चीजें रिड्यूस हुई है। तो देखिए एज फार एज रिडक्शन इज कंसर्न्ड, तो ऐसा कोई भी मेजर चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, जो इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं, वो उन्होंने रिड्यूस किया है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर टाइम आपके पास है तो आप इन सारी चीजों को कर जाएं, क्योंकि एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया और उससे लिंक्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो ये फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव जोन में जाओगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो ये सारी चीजें जो पार्ट हैं वो कहीं ना कहीं आप एक बार उसे देख कर जाएं। देखिए अभी तक जेईई में एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम का एक प्रॉपर एक अलग से यूनिट था, इस बार नीट के एग्जाम के लिए भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्किल
वाला पोर्शन ऐड किया है, यानी कि अब एक डेडिकेटेड कॉलम बनाया है एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन के। तो इस साल 100% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 20% इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके अंदर देखिए, जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, सिंपल पेंडुलम है, मीटर स्केल हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। तो इस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होगा एंड प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर आप उसको सॉल्व करेंगे, डिड्यूस करेंगे। तो इस बार एक्सपेरिमेंट को भी बहुत अच्छे से आपको देखकर जाना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, कैपिलरी राइज मेथड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड निकालना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। नेक्स्ट 11th वाला देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। फिर फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर का, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का। प्लॉटिंग की अगर हम बात करें, डेविएशन एंगल का प्लॉट वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशन क्या होती है, तो वो सारी चीजें हम देख कर जाएंगे कि मिनिमम डेविएशन के लिए व्हाट आर द कंडीशन। जैसे आपको पता है एंगल आई और एंगल ई ये इक्वल होना चाहिए, एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए, उस केस में मिनिमम डेविएशन बनता है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये भी है हमारे सिलेबस में। इसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जेनर डायोड और उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना। आइडेंटिफाई कैसे करें डायोड को, एलईडी को, रेजिस्टर को, कैपेसिटर, मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बेसिकली एनटीए ने 20 एक्सपेरिमेंट की लिस्ट जारी की है, इससे 20% क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब हम बात करेंगे थोड़ी से ज्ञान की बात कि भाई रिड्यूस सिलेबस तो दिया है एनटीए ने, सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। अब हमारी स्ट्रैटेजी कैसी हो, तो ध्यान रखिएगा, पिछली बार बायोलॉजी के पेपर में आपने देखा कि रीजन असर्शन का जो कंटेंट था वो बहुत ज्यादा पूछा गया था। रीजन असर्शन जब भी पूछता है तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट को चेक कर लेता है आपकी नॉलेज को। यहां पर समझना होगा कि पिछली बार प्रीवियस ईयर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए थे। तो हमारी एनालिसिस ये बोल रही है, हमारी रिसर्च ये बोल रही है कि इस बार फिजिक्स का पेपर ये अच्छा आने वाला है और कहीं ना कहीं रीजन असर्शन वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा एनटीए क्यों कर रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूं। इसका रीजन ये था कि पहले आप फिजिक्स के फॉर्मूले याद करके आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, तो ये सारी चीजें इस साल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के चांसेस कम है, क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाएंगे, रीजन असर्शन उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर रिड्यूस सिलेबस हुआ है तो एग्जामिनर डेप्थ ज्यादा कवर करेगा, यानी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बनाएगा और आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। तो ये सारा था रिड्यूस सिलेबस के बारे में। मैं एंड में एक चीज यही बोलूंगा कि आपको एक लॉलीपॉप दिया है एनटीए ने और उसका रैपर नहीं हटाया, ना तो आप इस लॉलीपॉप को फेंक सकते हो ना ही इसे खा सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहे, मस्त